महिला आरक्षण पर विपक्ष का दिखा असली चेहरा। अमित शाह ने दी गारंटी, लेकिन विपक्ष नहीं माना। संविधान संशोधन गिर जाने के बाद एमके स्टालिन ने फोड़े पटाखे। 16 अप्रैल को मोदी सरकार ने महिलाओं को राजनीति में सही अधिकार मिले, उसको लेकर संविधान संशोधन बिल पेश किया। इसके लिए 16 से 18 अप्रैल तक महिलाओं के अधिकार के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया गया, लेकिन विपक्ष ने वही किया जिसकी उनसे उम्मीद की जा सकती थी। 2/3 बहुमत ना मिलने के कारण बिल गिर गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में यह गारंटी दी थी कि परिसीमन बिल से उत्तर और दक्षिण भारत को नहीं बांटा जा रहा है। 50% के हिसाब से सीटों का बंटवारा किया जाएगा। फिर भी डीएमके और कांग्रेस ने मिलकर देशव्यापी स्तर पर यह नैरेटिव चलाया कि मोदी सरकार देश को बांट रही है। यह संशोधन इसलिए जरूरी था क्योंकि परिसीमन होने पर लोकसभा एवं विधानसभा की सीटें बढ़ जाएगी, जिसके बाद 33% महिला आरक्षण को सही अनुपात में लागू किया जा सकेगा। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी आज ये कह रही है कि महिला आरक्षण बिल लागू कर दो, हम पुराने वाले से संतुष्ट हैं, तो भारत सरकार ने संविधान संशोधन के दौरान ही महिला आरक्षण को 16 अप्रैल से लागू कर दिया है। ये बात कांग्रेसियों को इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि उन्हें पीएम मोदी को गाली देने से फुर्सत नहीं है। पीएम मोदी पर व्यक्तिगत हमला किया जा रहा है, और ये कौन कर रहा है? कन्हैया कुमार, वही कन्हैया कुमार जो भारतीय सेना के ऊपर रेप करने का आरोप लगा चुके हैं। ये वही आदमी है जो महिला सम्मान को लेकर अब ज्ञान दे रहा है। परिसीमन की जरूरत क्यों पड़ी? साल 1952 की पहली लोकसभा में सीटों की संख्या 489 थी। साल 1956 में राज्य पुनर्गठन के बाद इसे बढ़ाकर 500 कर दिया गया, और लोकसभा सीटों में आखिरी बदलाव साल 1973 में किया गया। सीटों की संख्या 545 तय की गई। इसके बाद साल 1976 में 42वां संशोधन लाकर सीटों की संख्या को साल 2000 तक के लिए स्थिर कर दिया गया, यानी फ्रीज। इसके बाद साल 2001 में फिर से लोकसभा की सीटों को 25 साल तक के लिए फ्रीज कर दिया गया। इस सब के पीछे पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की सोची समझी साजिश थी। इसको थोड़ा और सरल तरीके से समझते हैं। आज देश की आबादी कितनी है? 140 करोड़। वहीं मौजूदा लोकसभा सीटें तब तय की गई थी जब देश की आबादी करीब 55 करोड़ थी। वर्तमान में एक सांसद औसतन 26 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में आप ही बताइए, क्या एक सांसद अपनी 26 लाख जनता के सारे हितों का ध्यान रख पाएगा? क्या उस क्षेत्र के विकास का ग्राफ ऊंचा जा पाएगा? नहीं। और जो पार्टियां आज संविधान संशोधन का विरोध कर रही है, क्या वो इस सवाल का जवाब दे पाएगी कि एक सांसद 26 लाख जनता का प्रतिनिधित्व कैसे करेगा? अब तुलना करते हैं पाकिस्तान और अमेरिका में एक सांसद के प्रतिनिधित्व का। पाकिस्तान में एक सांसद लगभग 7.2 लाख और अमेरिका में 7.6 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन भारत में यह औसत है 26 लाख। यह बात हुई प्रतिनिधित्व का। अब बात करते हैं दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बांटने को लेकर। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था कि संविधान संशोधन से तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों की सीटें कम हो जाएगी, इसलिए परिसीमन में जो क्लाउज हैं उसमें दिक्कत है। जबकि गृह मंत्री ने कहा था कि 50% के हिसाब से सीटों का बंटवारा किया जाएगा, और आपको लिखित में गारंटी चाहिए तो मैं लिखित में देता हूं। लेकिन कांग्रेस ने वो भी नहीं माना। अब अगर कांग्रेस की ही बात मान ली जाए और जनगणना के बाद परिसीमन किया जाए, यानी नए जनगणना के बाद, तो अब अगर ऐसा होता है तो दक्षिण भारत की सीटें घट जाएगी। जी हां, बढ़ने की जगह उन्हीं दक्षिण भारत की सीटें घट जाएगी। यदि जनसंख्या के हिसाब से एक औसत गणित लगाया जाए तो केरल की सीटें 20 से घटकर मात्र 14 और तमिलनाडु की सीटें 39 से घटकर 32 रह सकती है। कांग्रेस के तरफ से जो बयान दिए जा रहे हैं उसको सुनने के बाद मेरे मन में एक ही लाइन आ रही है, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक ने लिखित में गारंटी देने की बात कही। कहा गया कि किसी भी सीट के साथ
कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस और डीएमके इन फैक्ट्स को नहीं देखना चाहती। उनका मकसद सिर्फ एक था कि कैसे भी करके सरकार को संसद में 2/3 बहुमत ना मिले और यह संशोधन बिल गिर जाए। मोदी सरकार की नीयत साफ थी, असल मैल तो कांग्रेस और डीएमके वालों के मन में था। परिसीमन को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।